So inshallah ताला we will be doing past paper questions of P2, ठीक है? ओके अच्छा जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये वेव्स के हैं, ठीक है? तो साउंड के भी होंगे, पूरे वेव्स के होंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है? अच्छा, अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी 30 किलोहर्ट्ज। कोई मुझे बताएगा 30 किलोहर्ट्ज का मतलब क्या है? मेरा कैलकुलेटर कहाँ रह गया? कोई बताएगा मुझे कि 30 किलोहर्ट्ज का क्या मतलब है? सर मैं बताऊं? बताओ। 30,000 हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी है ना, क्या बता क्या रही फ्रीक्वेंसी है? 30,000 waves 30,000 times it passes 1 point per second. 30,000 waves होते हैं, ओके oscillations या होते हैं कह per सकते second. हैं कि भाई देयर लाइक 30,000 ऑस्किलेशंस पर सेकंड, 30,000 waves are producing per second, या 30,000 waves are passing a point per second, तीनों सही होंगे, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, ये 30 किलो हर्ट्ज है, ठीक है? क्या ये इंसान सुन सकता है? क्या हमारी ऑडिबल रेंज के अंदर ये है? नो सर. क्या कह रहे हो, दोबारा कहना, आवाज़ नहीं आई। नो सर. शाबाश। हम सुन सकते हैं, इंसान सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है? इससे ना ऊपर सुन सकते हैं और इससे ना नीचे सुन सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब मुझे कौन बताएगा? डेफिनेशन बतानी है। Number of oscillations per second. क्या हुआ, क्या कह रहे हो? Number of oscillations per second. हाँ, नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस पर सेकंड कह दो, या फिर नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ पॉइंट पर सेकंड कह दो, ठीक है? बिल्कुल सही होगा। नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस जो है ना वो आसान है, तो हम लोग वही लिखेंगे, ठीक है? मैं कह देता हूँ नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस, number of oscillations per second, ठीक है? अच्छा, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन एयर। अब हमने ना इसकी स्पीड फाइंड करनी है अल्ट्रासाउंड की एयर के अंदर, ठीक है? तो मुझे ना एक फॉर्मूला बताओ जिससे हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं, जिससे हम वेव्स की स्पीड मेजर करते हैं। कौन बताएगा? हमने पढ़ा था, एक फॉर्मूला बताओ। एक फॉर्मूला है wavelength into frequency सर. क्या कह रहे हो, दोबारा बोलना। Wavelength into frequency. That one. वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है? हाँ, ये देखो, बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मैंने आपको क्या कैसे याद करवाया था? आप लोगों ने याद करना है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ठीक है? ऐसे याद करोगे भूलेगा नहीं। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, v स्पीड है, एफ फ्रीक्वेंसी है, एंड लैम्डा वेवलेंथ है, ठीक है? हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है। अब स्पीड निकालने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है? हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए एंड हमें लैम्डा चाहिए, दोनों चीज़ें हमारे पास है, सही है? तो निकाल दें स्पीड, ठीक है? आ जाओ, ऑलराइट। अच्छा, v इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास है? 30,000 हर्ट्ज, 30,000 हर्ट्ज इनटू आपके पास वेवलेंथ क्या है? 0.011। अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो इसे कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। इसे कैलकुलेट करो, क्या आंसर आ रहा है, बताओ। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जमील ने मुझे कहा 330 आंसर आ रहा है, 330। और मैं ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में लूँगा या फिर मीटर्स पर सेकंड में, बताओ? किलोमीटर पर आवर में लूँगा या मीटर्स पर सेकंड में? Meter per second. और मीटर पर सेकंड में क्यों लूँगा? Because ये देखो units जो है distance का दिया है meters. हाँ, पर क्योंकि suppose मैं ये आपको डिस्टेंस मीटर्स में गिवन है, ठीक है? और जो वेव है ना, ये फ्रीक्वेंसी क्या बता रही है? 30,000 हर्ट्ज पर सेकंड, टाइम भी सेकंड्स में गिवन है, दैट्स व्हाई हम लोग मीटर्स पर सेकंड लेंगे, ठीक है? यहाँ पे लगा भी हुआ है, लेकिन मैंने आपसे वैसे पूछना था, सही हो गया। अच्छा भाई, अब ये मैंने आपको नहीं करवाया हुआ, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा आप पास पेपर के साथ। अल्ट्रासाउंड ना बहुत जगह यूज़ होता है, ठीक है? आम रूटीन पे ना, आम मर्रा की ज़िंदगी में लाइक बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवा के आओ, अपना अल्ट्रासाउंड करवा के आओ, सुना है ना? मैंने कराया हुआ है एक दो
है ना। तो ये क्या होता है, हमारी हड्डियाँ चेक करने के लिए भी होता है, ठीक है। इसके अलावा फैटल मॉनिटरिंग के लिए भी होता है, ठीक है। तो आप फैटल मॉनिटरिंग कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो यूजिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है। या फिर इसके अलावा आपको पता है अल्ट्रासाउंड हम लोग चीज़ें साफ करने में भी यूज़ करते हैं। जो बहुत बहुत बड़ी ज्वेलरी होती है ना, ज्वेलरी वगैरह इस तरह की चीज़ें, इनको साफ करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है। इसके अलावा व्हाट एल्स यू कैन से, हाँ, अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास ना एक कश्ती है, ठीक है। ये कश्ती है, ये कश्ती है, ये सबसे आसान होगा। अब इस कश्ती से ना इस समुद्र के अंदर जा रही है, हमने समुद्र की डेप्थ फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ कर सकते हैं डेप्थ फाइंड करने के लिए भी, है ना। अच्छा, मुझे कौन बताएगा क्या हम साउंड का यूज़ करके सी की डेप्थ फाइंड कर सकते हैं? जैसे ये मेरे पास सी है और ये मैं अल्ट्रासाउंड है मेरे पास, क्या है? अल्ट्रासाउंड। क्या मैं इसका यूज़ करके सी की डेप्थ फाइंड कर सकता हूँ? क्या लगता है आप लोगों को, बताओ। यस सर। अच्छा, कैसे फाइंड करेंगे? कोई गेस है? तुक्का मारो, क्वेश्चन आ सकता है, मैं इसलिए करवा रहा हूँ। हाँ बताओ बताओ विक्रम। देखो जो साउंड होता है ना उसमें एको वाला इफेक्ट आता हाँ है, जी, हाँ जी, और वो बिल्कुल। echo के कारण अल्ट्रासाउंड को हम आते हैं सीधे सबमरीन से, इमेजिन करो कोई सबमरीन में बैठा हुआ है, हाँ उससे जी, अल्ट्रासाउंड भी, और वो अल्ट्रासाउंड जाती है, हिट करती है सरफेस को, वो मतलब कि चलती जाती है, फिर सॉलिड सरफेस पे आके वो कोलाइड करेगी वापस और हाँ फिर जी, ऊपर जाएगी, और बिल्कुल। फिर वही हम ढूंढ करेंगे हाँ भाई यहाँ पे सॉलिड की कोई चीज है नीचे। हाँ, लेकिन राइट। चलो मैं इसको थोड़ा और आसान वर्ड्स में करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास अल्ट्रासाउंड है ना। अब लेट्स सपोज ये सरफेस है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे बताए पानी में साउंड की क्या स्पीड है ना। यस सर। अब ये जब अल्ट्रासाउंड नीचे जाएगा तो ऑफ कोर्स रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आएगा, ऐसा ही है ना, है ना। अब मुझे, यस सर। हाँ, अब मुझे बेसिकली क्या है कि मुझे ना, मैं स्टॉप वॉच लूंगा एंड स्टॉप वॉच से टाइम मेजर कर लूंगा कि साउंड वेव को नीचे सरफेस से टकराने के बाद ऊपर आने तक कितना टाइम लगा। मुझे टाइम मिल गया, ठीक है। इसके अलावा मुझे स्पीड पता है, अब स्पीड और टाइम का यूज़ करके हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो बहुत सारे हैं आपके, तो फेटल मॉनिटरिंग फॉर क्लीनिंग पर्पसेस, फॉर फाइंडिंग डेप्थ ऑफ अ सी और डेप्थ अंडर वाटर, ठीक है, टू फाइंड डेप्थ अंडर वाटर, या फिर फॉर फेटल मॉनिटरिंग, सही है। काफ़ी ज़्यादा है, बस आप ये 3-4 याद रख लो, आपको और नहीं पूछेगा, बस ये 3-4 पॉइंट्स आपने याद रखने। आप कह दो कि मैं इजी वाला लिख दो कि ठीक है, टू फाइंड डेप्थ ऑफ अ सी, टू फाइंड डेप्थ ऑफ अ सी, और डेप्थ ऑफ अ सी और समथिंग, सी भी कह सकते हैं, कोई किसी चीज़ की भी डेप्थ फाइंड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। फाइंड डेप्थ ऑफ अ सी, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, ये कौन आया है? लेट मी चेक। ऑलराइट, अनुष्का, वेलकम टू द क्लास। आई होप यू आर फाइन। हाँ, वो पार्क स्टडीज़ की अनाउंसमेंट ना मैं क्लास के एंड पे कर दूंगा, ठीक है। तो जो डिसीजन लिया है ना मैंने, मैं क्लास के एंड पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो टेंशन की बात नहीं है। ओके, अब मुझे बताओ, ठीक है, यहाँ पे देखो, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव है, वाटर वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, वाटर वेव ट्रांसवर्स है एंड साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल है। डिस्क्राइब बाय रेफरिंग टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द वेव। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जब भी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स आए ना, आपको पार्टिकल्स की ऑस्किलेशन याद आए कि लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल है और ट्रांसफर्स में अप एंड डाउन है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड अ ट्रांसवर्स वेव, हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव में एंड ट्रांसवर्स वेव में आपने बताना है डिफरेंस, ठीक है। एंड आपने डायग्राम भी बनानी है। डायग्राम आप रफ से बना दोगे, ठीक है। कैसे बनाओगे मैं दिखाता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ना याद रखना, जब भी डायग्राम बनाने को कहे आपने इस तरह ना, ट्रांसफर वेव के लिए इस तरह ग्राफ लाइक समथिंग बना लेना, ठीक है। इस तरह बना लेना, सही है। एंड एक वेव बना देना अंदर इस तरह, एंड इसके ऊपर एक पार्टिकल दिखा देना, एंड दिखा देना कि अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं, सही है। और ट्रांसफर्स वेव के लिए ना, ट्रांसफर्स वेव के लिए, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए आपको वो लाइंस बनानी होंगी। क्या बनानी होंगी? आपको लाइंस बनानी होंगी, लाइंस। इसमें आप दिखाओगे रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन। क्या दिखाओगे? रेयर फ्रैक्शन दिखाओगे एंड कंप्रेशन दिखाओगे। Oops.
और फिर आप क्या बनाओगे यहाँ पर, कंप्रेशन बना दोगे, ठीक है। इस तरह आपने कंप्रेशन बना देना है। ओके, अच्छा सही हो गया। फिर से एक रेयर फ्रैक्शन बना देना, एक एक बना दो काफ़ी है, लेकिन अगर बना सकते हो बना देना, ठीक है। चलो सही हो गया। अच्छा इस तरह बना देना आपने, एंड इसमें ना आपने एक पार्टिकल मेंशन कर देना है, कोई भी रैंडमली एक पार्टिकल यहाँ पर मेंशन कर देना, जैसे मैं कर रहा हूँ, और दिखा देना कि ये लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरह। अच्छा आप क्या करोगे, आप बताओगे ट्रांसवर्स वेव में, ठीक है, आप बताओगे ट्रांसवर्स वेव में, ठीक है, पार्टिकल्स मूव राइट एंड लेफ्ट, सॉरी पार्टिकल्स मूव अप एंड डाउन, अप एंड डाउन कह सकते हैं, मूव अप एंड डाउन। हाई फाइव वर्ड्स में कहोगे ऑस्किलेट्स, ऑस्किलेट्स, ऑस्किलेट्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर टू द मीन पोजीशन, ठीक है, अगर हाई फाइव वर्ड्स में कहोगे टू द मीन पोजीशन। ऊपर वाले भी दो के मार्क्स उतने मिलेंगे, ठीक है, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। फिर आता है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में, हाँ बिल्कुल, टू एंड फ्रो, ऑस्किलेट्स टू एंड फ्रो, समझा नहीं क्या कह रहे हो, अगर माइक पे बता सकते हो आके बता दो प्लीज जमील। In a longitudinal wave, the particles move to and fro from their mean position. राइट एंड लेफ्ट कह दो, ये भी सही है, आपकी बात भी सही है, लेकिन बहुत अच्छा है, ठीक है, गलत नहीं है। राइट वो भी कह दो, राइट एंड लेफ्ट भी कह सकते हो, या पैरेलल टू द मीन पोजीशन ज़्यादा सही होगा। वैसे अगर हम देखें ना, जिस तरह की टर्म्स आपको यूज़ करनी चाहिए वो क्या होगी, मैं आपको प्रेफर करूँगा आप यही लिखो, याद कर लो ना, ऑस्किलेट्स, क्योंकि आप सबको पता है असल कहानी क्या है, ऑस्किलेट्स पैरेलल टू द मीन पोजीशन, ठीक है। आप वो भी लिख दो कि मार्क्स नहीं कटेंगे। अच्छा भाई आगे आ जाओ, ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं आगे। अच्छा अभी ये भी नहीं करवाया आपको, मैं जान पूछ के वही क्वेश्चंस लाया हूँ, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स रहते थे ना, जो मिसिंग कॉन्सेप्ट्स थे, मैं आपको सारे करवा दूँ साथ साथ, ठीक है। नीचे लिया उसे, ओके। अच्छा जी, स्टेट वन सोर्स ऑफ वेव दैट जनरेट्स बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए ना, इनके सब हो सकता है आ जाए, लेकिन अब आ चुका तो नहीं आएगा, लेकिन सुन लो, जब भी वो आपसे कहे कि एक ऐसी सोर्स बताओ जो होंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बनाती है एंड ट्रांसफर्स वेव भी बनाती है, तो आपने क्या लिखना है। अच्छा गेस करो क्या हो सकता है, गेस करो, जिससे हम लोग कहते हैं जब वो चीज़ आती है ना, मैं हिंट दे रहा हूँ, जब वो चीज़ आती है ना तो ज़मीन हिलना शुरू हो जाती है, हम लोग डर जाते हैं, लेट जाते हैं किसी हार्ड सरफेस के नीचे, क्या हो सकता है, अब तो गैस होना चाहिए। ऐसी सोर्स जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बनाती है एंड ट्रांसफर्स वेव भी बनाती है। विक्रम आपके पास कोई गैस है? मैं वही सोचा था, आई थिंक सो ओशंस। नहीं, जब वो चीज़ आती है, जब वो चीज़ होती है ना, जब वो सोर्स पर जब वेव प्रोड्यूस करती है, तो पूरी ज़मीन हिलती है और बहुत दूर तक वेव जाती है उसकी, उस ज़मीन के ऊपर जो भी हो, जो भी कुछ हो, हिलता है वो। मेरे ख्याल से किसी ने कुछ बताया है, गेस करो। क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक। तो जब भी आपसे कहा जाए ना कि ऐसी सोर्स बताओ जो कि दोनों प्रोड्यूस करती हो, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर्स, तो आपने क्या लिखना है, अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक लिख के आ जाओगे, मार्क्स मिल जाएंगे, अर्थक्वेक, ठीक है। अच्छा अब बेसिकली आपको मैंने शुरू शुरू में बताया था कि जैसे सारी वेव्स है ना, जैसे मैंने आपको वाटर वेव का बताया, वैसे साउंड वेव्स भी डीफ्रैग करती हैं। अब डीफ्रैग का मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। अब मैं आपको ना एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, बहुत प्यारी एग्जांपल देता हूँ।
लेट्स सपोज करो ये आपका कमरा है, ये आपका कमरा है, ठीक है। इस कमरे में छोटा सा दरवाजा है, ये दरवाजा है इस कमरे का। ये आप खड़े हुए हो, खाना बनने का इंतजार कर रहे हो, एंड यहाँ पे ना आपकी मदर खड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पर, या लेट्स सपोज यहाँ पर खड़ी हुई है, ठीक है। वो आपसे कहती है खाना बन गया, रोटी ले आओ, ठीक है। वो जब बोलती है ना, तो क्या होता है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो साउंड डायरेक्ट उसके पास ही जाएगा ना, है ना। लेकिन जब आवाज मारता है कोई आपको एक सुराख से, जो बंदा यहाँ खड़ा होगा उसको भी आवाज आएगी। जो बंदा यहाँ खड़ा होगा आपको आवाज आती है ना, ये लेट्स सपोज ये दीवार हटा दो, आप ये दीवार हटा दो ताकि रिफ्लेक्शन वाला किस्सा खत्म हो, ठीक है। ये दीवार हमने हटा दी ताकि रिफ्लेक्शन ना हो, बस यही दीवार है। अब जब एक बंदा बोलेगा ना, इससे आवाज तो सीधी जानी चाहिए, आवाज तो सीधी जानी चाहिए ना, लेकिन आप तक आवाज कैसे पहुंची? जैसे वाटर वेव एक छोटी सी जगह जो छोटी सी जगह से निकलने के बाद डिफ्रैक्ट करती है ना, हाँ, वैसे साउंड वेव भी डिफ्रैक्ट करेगी इस तरह। क्या कह रहे हो जमील आप? ये डिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। नहीं, ये डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन नहीं है। डिफ्रैक्शन। हाँ, बस डिफ्रैक्शन में एंड रिफ्रैक्शन में एक चीज फर्क है, याद रखना। डिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ वेव्स ड्यू टू एन ऑब्स्टेकल, ठीक है, बेंडिंग ऑफ वेव ड्यू टू एन ऑब्स्टेकल। एंड रिफ्रैक्शन में क्या होता है? बेंडिंग ऑफ वेव्स ड्यू टू चेंज इन मीडियम। ये फर्क आपको आ सकता है, ये याद ध्यान से याद रखना, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो बिल्कुल यहाँ पे जैसे हो रहा है, एक वेव आ रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जब आगे ना एक ऑब्स्टेकल आ गया है ना, ऑब्स्टेकल की वजह से क्या हो रहा है, ये बेंड होना स्टार्ट हो रही है। जब भी ऑब्स्टेकल आता है वेव बेंड होना स्टार्ट होती है। ये देखो ये भी बेंड हो रही है, ये भी बेंड हो रही है, सही है। अच्छा जी, ये भी बेंड हो रही है। अब एक बात आपने याद रखनी है, अगर वेवलेंथ बड़ी होगी ना, अगर वेवलेंथ बड़ी होगी तो वो ज़्यादा डिफ्रैक्ट होगी, अगर वेवलेंथ छोटी होगी तो वो कम डिफ्रैक्ट होगी। ये बात याद रखना मेरी, ठीक है। मोर द वेवलेंथ, ठीक है, greater the diffraction effect, less the wavelength, less the diffraction effect, सही है। Explain why the radio waves in diagram A reach the house but the radio waves in diagram B do not reach the house। अब बताना है आपने कि आपके पास जो रेडियो वेव डायग्राम ए में है ये हाउस तक पहुंच गई, लेकिन बी में क्यों नहीं पहुंची? हाँ जी विक्रम बताओ क्या कहोगे? अच्छा सही, मतलब आपने नहीं सुना ये वाला कॉन्सेप्ट? तभी चला गया था जब मैं आंसर बोला था। अच्छा चलो, अच्छा मुझे बताओ विक्रम, ये पता है ना कि साउंड वेव भी डिफ्रैक्ट होता है? हाँ हाँ है ना। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है, बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, एक आप यहाँ पे खड़े हो। अब एक दीवार है, पीछे कुछ भी नहीं, पीछे खाली मैदान है। अब यहाँ से ये बोल रहा है बंदा, आप बिल्कुल गेट के इस साइड पे खड़े हो, लेकिन आपको आवाज आती है ना, आवाज आती है ना, हाँ आती है, थोड़ी थोड़ी आती है। आवाज तो सीधी आनी चाहिए ना। ऐसे साउंड वेव जो आ रही हैं इनको सीधा जाना चाहिए, लेकिन जब ये इनके सामने कोई ऑब्स्टेकल आता है, जब भी वेव्स को कोई चीज रोकती है ना, वो डिफ्रैक्ट करती है, बेंड करती है, तो आवाज ऐसे जारी होगी, फिर बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी, इस तरह बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी, सही है। तो इस तरह हमारे तक आवाज पहुंचेगी। आई समझ? समझ गया सर, समझ गया। हाँ, अब यहाँ पे देखो, जैसे जब भी वेव्स के सामने कोई ऑब्स्टेकल आता है ना, जब वो वेव्स किसी ऑब्स्टेकल से टकराती हैं, दे स्टार्ट्स बेंडिंग। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर एक ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद दे स्टार्ट बेंडिंग, ठीक है। एंड यहाँ पर भी देखो बेंड हो रही है, लेकिन देखो एक बात याद रखना, जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी ना उतना ज्यादा बेंडिंग इफेक्ट होगा, उतना ज्यादा डिफ्रैक्शन होगी। जहाँ पर देखो वेवलेंथ छोटी है ना, डिफ्रैक्टिंग इफेक्ट कम है, ऐसे ही है ना। यस सर। तो यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे, यहाँ पे आप क्या कहोगे, यहाँ पे आप कहोगे, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि रेडियो वेव्स, ये वाली रेडियो वेव्स जो हैं वो हाउस तक पहुंच गई, लेकिन ये वाली नहीं पहुंची, बताओ क्यों? डायग्राम ए में कहोगे, डायग्राम ए साउंड वेव हैज लार्जर कह लो कि वेवलेंथ सही है। आप कहोगे इन डायग्राम ए, इन डायग्राम ए, ठीक है, आप कहोगे द साउंड वेव
have larger frequency, have larger wavelength. Due to which the diffraction effect is more. Diffraction effect is more than diagram B. Diagram B. ठीक है. अच्छा, अब बेसिकली ना आपको वो एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसमें आपको पूछे कि डिफरेंस बताओ, जिसमें आपसे वो कहते हैं कि भाई डिफरेंस बताओ आप, किसमें बताओ आप डिफरेंस बताओ, रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन में एंड डिफ्रैक्शन में. मैंने अभी बताया, बट विक्रम आई गेस आप नहीं थे ना, ये सुना था आपने? क्या बताऊं? रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन का नहीं. हाँ बताता हूँ. देखो नहीं. देखो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, बेंडिंग ऑफ वेव्स ड्यू टू चेंज इन मीडियम या ड्यू टू चेंज इन स्पीड. बेंडिंग ऑफ वेव, ड्यू टू चेंज ऑफ स्पीड. हाँ, वेव, बेंडिंग ऑफ वेव ड्यू टू चेंज इन मीडियम एंड नीचे कहोगे बेंडिंग ऑफ वेव ड्यू टू एन ऑब्स्टेकल. बेंडिंग ऑफ वेव ड्यू टू एन ऑब्स्टेकल, एन ऑब्स्टेकल. ठीक है, ये हो गया आपका. अच्छा आगे आ जाओ. ओके, आमदनी नहीं आई ना, चलो कोई नहीं, फिर रिकॉर्डिंग देखेगी वो. चलो अच्छा, एक मिनट देना मुझे. ओके, ये मजे का क्वेश्चन है. ओके, आसान है बहुत. The loudspeaker shown in fig 6.1 produces sound of frequency 800 hertz. 800 hertz का क्या मतलब हुआ बताओ? What is mean by 800 hertz? एक सेकंड में वो 800 ऑसिलेशंस कर देता है. हाँ जी बिल्कुल Sound ऐसे ही है. with ठीक है, 800 vibration. अब वो कह रहे what is mean by frequency. अब कौन बताएगा? एक मिनट, जमील आप बताओ. जमील आप बताओ. नहीं विक्रम आप नहीं बताओगे, आपने बता दिए. जमील आप बताओ. जमील, what is mean by frequency? बताओ. Are you with us, Jamil? Can you hear me? 5 seconds हैं, फिर विक्रम बताएगा. 5. चलो विक्रम बता दो, मेरे ख्याल है वो सो रहे हैं. हेलो, Sorry. चलो जल्दी बताओ, रुक जाओ. मैं हाँ disconnect बताओ, कर बताओ, चलो बताओ. वो फ्रीक्वेंसी का क्या लिखेंगे? number of oscillations it passes in 1 second. नहीं, अगर नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस कह रहे हो फिर पासेस नहीं कहोगे. ठीक है, अगर ऑस्किलेशंस नहीं कह रहे हो फिर कहोगे नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अ पॉइंट, या फिर नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस पर सेकंड. ठीक है, नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस पर सेकंड कहेंगे. सही है. Okay. नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस सेकंड. ठीक है. Explain whether the sound produced by the speaker is audible to a human with healthy hearing. अच्छा, अब तलाल बताएगा, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा. तलाल चलो चैट कर दो. 800 हर्ट्ज की, 800 हर्ट्ज की साउंड प्रोड्यूस हो रही है. हम क्या ह्यूमन सुन सकते हैं इसे? क्या ये हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी में है? तलाल जफर, आई होप सो यू कैन. हाँ चलो सही है, थैंक यू सो मच. ठीक है, यस तलाल का कहना है यस वी कैन हेयर दिस साउंड. यस वी कैन. यस इट इज ऑडिबल, audible to a human. सर फ्रीक्वेंसी कितनी है अगेन? 800 hertz as it comes under. हाँ ये तो है. हाँ, ये तो है. as it comes under
our audible frequency range, under audible frequency range. बहुत अच्छा हो गया. डिस्क्राइब द मोशन ऑफ कॉन. यहाँ पे कौन होती है पता है सबको ना, यहाँ पे स्पीकर के आगे कौन लगी होती है. ये मैं करूँगा, आप ये मैं करवाऊंगा, ठीक है, मुश्किल है थोड़ा. ओके. Describe the motion of cone in Fig 6.1 and explain how this causes the production of sound. अब सुना ध्यान से. अच्छा मुझे बताओ कौन कैसे मूव करेगी ये तो बता ही सकते हो सारे. स्पीकर में कौन कैसे मूव करेगी? स्पीकर में कौन मूव करेगी? बेसिकली वो वाइब्रेट करेगी सर. हाँ तो वाइब्रेट करते हुए कैसे मूव करेगी? बैक एंड फोर्थ. हाँ बिल्कुल. आप कहोगे सबसे पहले कहोगे द कॉन विल मूव बैक एंड फोर्थ, ठीक है. द कॉन विल वाइब्रेट और मूव बैक एंड फोर्थ. जब वो आगे मूव करेगी तो क्या करेगी? जैसे ट्यूनिंग फॉर्क था ना, बिल्कुल ऐसे बताओगे. आज ऊपर दिखाता हूँ, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क था आपके पास, ये देखो. जब वो आगे मूव करेगी तो क्या होगा? आप बताओगे कि वो एयर मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करेगी, है ना. एंड जब वो पीछे मूव करेगी तो क्या होगा? वो एयर मॉलिक्यूल्स को एक्सपेंड करेगी. फिर ये वाइब्रेशंस जो है ना, ठीक है, नेक्स्ट टू ईच अदर जाएंगी. क्या होगा? ये वाइब्रेशंस नेक्स्ट टू ईच अदर जाएंगी. बस ये 3 पॉइंट्स आपने बताने हैं, ठीक है. दिस इज हाउ साउंड वेव इज प्रोड्यूस, ठीक है. आप बताओगे सबसे पहले क्या बताओगे? आप लोग यहाँ पर बता दोगे कि आपका स्पीकर जो है वो मूव करेगा बैक एंड फोर्थ, ठीक है. मैं यहाँ पॉइंटर्स में लिख रहा हूँ, ठीक है. स्पीकर moves back and forth, ठीक है. जब स्पीकर बैक होगा तो क्या होगा? जब स्पीकर बैक मूव होगा तो क्या होगा? बताओ. जब स्पीकर पीछे की तरफ जाएगा, जब कौन होगी या कौन लिखोगे? स्पीकर कौन. जब स्पीकर कौन पीछे की तरफ जाएगी तो क्या होगा? स्पीकर कौन पीछे की तरफ जाएगी तो एयर आगे की तरफ जाएगी. नहीं, कंप्रेशन होगा या फिर एक रेयर फ्रैक्शन. कंप्रेशन. जब पीछे की तरफ मूव होगा क्या हो गया विक्रम? जब पीछे की तरफ मूव होगा. रेयर फ्रैक्शन हाँ, होगी. जब पीछे की तरफ मूव होगा तो रेयर फ्रैक्शन है ना. जब पीछे की तरफ मूव होगा तो रेयर फ्रैक्शन बनेगा. आप बताओगे जब पीछे की तरफ मूव होगा तो क्या होगा? रेयर फ्रैक्शन बनेगा, रेयर फ्रैक्शन. क्योंकि एयर का वैक्यूम बन रहा है, वो हाँ पुलिंग जी. कर रहा है साथ. मैं ना आपकी आसानी के लिए रेयर फ्रैक्शन लिखे है, लेकिन वहाँ पे आप एक्सप्लेन करोगे कि जब स्पीकर कौन पीछे की तरफ मूव करेगा तो रेयर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एयर मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड हो जाएंगे, है ना. आपके एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं, आप ही बताओगे एयर मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड हो जाएंगे. लेकिन जब वो फोर्थ की तरफ मूव करेगा, जब वो फोर्थ की तरफ मूव करेगा, फोर्थ की तरफ, जब आगे की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा? ये क्या हुआ? कहाँ चला गया था? चलो. जब आगे की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा? आपके पास कंप्रेशंस बनेंगे. क्या बनेंगे? कंप्रेशंस. कंप्रेशंस बनेंगे. कंप्रेशंस का मतलब क्या है कि भाई एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे. एयर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? वो कंप्रेस हो जाएंगे, इस तरह कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है. या बताओगे. इसके बाद आप बताओगे फिर क्या होगा? ये वाइब्रेशंस जो है ना, ये प्रेशर वाइब्रेशन या प्रेशर वेरिएशन, आप क्या क्या कह सकते हो? देखो आप लोग कह सकते हो यहाँ पर प्रेशर वेरिएशंस, ठीक है. प्रेशर वेरिएशंस कह सकते हो, सही. क्योंकि ये देखो ये हाई प्रेशर रीजन है, ये लो प्रेशर रीजन है. इसके बाद आप कह सकते हो यहाँ पर यू कैन से इवन यू कैन से वाइब्रेशंस कह सकते हो. या फिर आप रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन भी कह सकते हो. आप कहोगे विल मूव नेक्स्ट टू ईच अदर, विल मूव नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है. आगे जाती जाएगी, सही है. आगे आ जाओ. The sun is a very large and extremely violent ball of gas. Electromagnetic radiation from explosion on the surface of sun reaches the earth. Electromagnetic radiation जो है ना, जो हीट है, लाइट है, वो सन से हमारी अर्थ तक पहुंच रही है. कहाँ से होकर आ रही है? ये आपके पास आ रही है, आप कह लो अल्लाह भला करे, वैक्यूम से होकर आ रही है, ठीक है. ये रेस क्यों नहीं हो रहा? ओके चलो. अच्छा. Explain why sound from explosions on the surface of a sun does not reaches the earth.
अब सन के ऊपर आपको पता है बहुत सारे एक्सप्लोजन हो रहे होते हैं, रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनकी आवाज़ अर्थ तक क्यों नहीं पहुंचती? इसका क्या आंसर होगा? बताओ, कौन बताएगा? मैं बताता हूँ। ये जमील बताएगा। जमील नहीं, अनुष्का, सॉरी अनुष्का बताएंगी। जमील बता अच्छा रही है। मैं बताता हूँ। आपका मुझे पता है, आपको पता है ना, मैं उनसे पूछता हूँ जिसका मुझे शक हो रहा है, उनको नहीं पता होगा। अनुष्का आप बताओ, अनुष्का जल्दी बताओ। सन पे जो एक्सप्लोजन हो रहे हैं उनकी आवाज़ अर्थ तक नहीं पहुंच रही। हाँ, साउंड डज नॉट ट्रेवल फ्रॉम द, आप बताओगे कि भाई, आप ये बता दोगे कि सन के दरमियान, बताओगे सारा, ठीक है, कि यहाँ पर आपके पास जो सन है, जैसे रेड में सन ले लेता हूँ एंड ये मेरे पास अर्थ है, सन एंड अर्थ के दरमियान क्या कहोगे? आप कहोगे वैक्यूम है, ठीक है। सन और अर्थ के दरमियान क्या है आपके पास? वैक्यूम है। एंड आप कहोगे साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, sound cannot travel through vacuum। सही बता दोगे? अच्छा आगे आ जाओ, मेरे ख्याल में भी क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, एक दो क्वेश्चंस और रहते हैं, करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। ओके, हाँ अब मुश्किल आ गया है, अब आए हैं मुश्किल क्वेश्चंस, बस आएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 4 वाला। अ साउंड वेव traveling in air or water contains compressions and refractions, सबको पता है। Describe an experiment to show that a medium is required to transmit sound wave. You may draw a label diagram। मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, मुझे बस वो एक्सपेरिमेंट का नाम बता दो। मैंने एक एक्सपेरिमेंट करवाया था ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, या फिर साउंड वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती। मुझे बस आप लोग वो नाम बता दो, मुझे नाम बता दो वो वाला, मुझे उस एक्सपेरिमेंट का नाम बता दो जल्दी से, कौन बताएगा? ग्लास बॉक्स वैक्यूम। नहीं नहीं, उस एक्सपेरिमेंट का पूरा प्रॉपर नाम है, आई गेस आप क्लास में नहीं आते। जमील आप बताओ। जमील भी मेरे ख्याल से नहीं आया था। अनुष्का आपको पता है जो मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया था बहुत डिटेल में? सर मेरे को एक्सपेरिमेंट याद है, नाम मैं भूल गया। आई रिमेम्बर कि आपने कुछ, कोई ग्लास बॉक्स में साउंड प्रोड्यूस हुई थी और एक बॉक्स में एयर था हाँ, और एक बॉक्स में था। रुक जाओ, तलाल आपको पता है? कोई बता दे, कोई बता रहा है कि नहीं? मैं आगे जाऊँ, बताऊँ मैं? तलाल, जफ़र, अनुष्का, अगर आता है तो बताओ जल्दी जल्दी, के बताओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल, बेल जार एक्सपेरिमेंट, उसे विक्रम कहते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं? मैं ये आके यही छाप देता हूँ यहाँ पे ना, ये देखो पूरा का पूरा, हाँ ये देखो, ये रहा बेल जार एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपने कुछ स्टेप्स वहाँ पे मिस करने हैं, बताऊँ कौन सा? बताता हूँ जो काफ़ी प्रैक्टिस की हमने पास से बढ़ के, देखो बहुत क्वेश्चंस किए, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, काफ़ी ज़्यादा किए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने करना है क्या है, देखो ध्यान से यहाँ पर, बता दोगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ठीक है, ये आपके पास वो है, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए ना, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपने मिस कर देना है। कौन सा दिखाता हूँ, ये स्टेप 3 मिस कर देना, ठीक है, ये नहीं डालना, बाकी सारे डालोगे। पहले इसमें अप्रेंटिसेस आप लोगों ने मेंशन नहीं करने, सही है, ये स्टेप भी कट कर देना। अगर P2 में आए ना, अगर P2 में आए, P2 में आए तो फिर आपने अप्रेंटिसेस मेंशन नहीं करने, अगर P4 में आए तब करने, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे। अच्छा नाउ, व्हेन अ साउंड वेव, अच्छा विक्रम आता है ना, मैं ये करवा दूं या फिर बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था मेरे साथ? कराया था बट एक बार करा दो सर, पूरा कोई मसला नहीं, कोई प्रॉपर्ली मसला समझ नहीं, नहीं कोई आता मसला था नहीं, आई कोई गेस। मसला नहीं। देखो, आपने बस ये 4 स्टेप्स याद करने हैं, ठीक है। आपने करना है क्या, आपने कहना है कि भाई हम लोग ना सबसे पहले क्या करेंगे, एक बेल जार के अंदर ना, क्या करेंगे, बेल जार के अंदर, ठीक है, एक स्मॉल इलेक्ट्रिक बेल को हैंग कर देंगे। देखो इलेक्ट्रिक बेल, इसको हम पतली सी स्ट्रिंग से या वायर से हैंग कर देंगे। फिर क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, हम इस बेल को एक्सटर्नल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे ताकि इसे बिजली मिल सके ना, हमको चला सके। फिर स्टेप 4 क्या बताओगे, स्टेप 3 क्या बताओगे कि भाई हम वैक्यूम पंप का यूज करके हम लोग सारी एयर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल लेंगे, इस बेल जार से बाहर निकाल लेंगे। और वैक्यूम पंप बनाने के बाद हम जब बेल को चलाएंगे तो हमें आवाज नहीं आएगी। ये 4 स्टेप्स आपने बताने सिर्फ, ठीक है, सही है, क्लियर हो गया? अच्छा तो पहले हाँ, पहले बताओगे, सर मेरे को हाँ चलो एक मिनट रुको, आप मुझे बताओ, तीनों स्टेप बताओ, चारों स्टेप बताओ, मुझे समझाओ कि मैंने क्या पढ़ाया है। अच्छा तो पहले स्टेप हो गया कि बेल जार को
डालो जार में, फिर उसके हाँ बाद वैक्यूम पंप यूज करो नहीं to नहीं, move all the air पहले from the bell. बेल को डालना नहीं, बेल को हैंग करना है, बेल को हैंग करना है तारों से, हैंग द बेल अच्छा विद अ स्ट्रिंग और वायर, ठीक है, पहला स्टेप ये होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप हो गया, इस बेल को जो हैंग कर रहा है इसको जार में डाल दो. नहीं नहीं, वो उनको समझ आ जाएगा। पहला स्टेप ये है कि भाई बेल को ना जार के अंदर पतली सी स्ट्रिंग्स के वायर से हैंग कर दो, डन हो गया। ओके अब हो दूसरा गया. स्टेप ये उसके होगा, बाद हाँ, उसके बाद उस बेल को एक्सटर्नल पावर सप्लाई से बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, कि हो वो गया। बेल आवाज निकाले, फिर उसके बाद हाँ हमने वैक्यूम पंप यूज करना है सारे के सारे एयर सक आउट करने के लिए. हाँ फिर जी, इसके बाद हम नोटिस करेंगे कि कोई साउंड ही नहीं बन रहा है. हाँ, कंक्लूजन क्या होगा कि हमें कोई साउंड ही नहीं आएगी बाद में। बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, सही है, आएगा, समझ आ गया अब आपको। When a sound wave passes through air or water, the molecules of air or water move. Describe the motion of molecules due to sound wave. अब साउंड वेव में मॉलिक्यूल कैसे मूव करते हैं, ये बहुत आसान है, मैंने भी करवाया, आप लोगों को बता दोगे कि साउंड वेव में जो है ना मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मेन पोजीशन से पैरेलल ऑसिलेट करते हैं, लेफ्ट राइट ऑसिलेट करते हैं। व्हाट इज मीन बाय रिफ्रैक्शन? अब बताओगे, क्या बताओगे यहाँ पे, बताओ, ये मुझे बताएगा जमील। जमील आप आ जाओ माइक पे। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? मैंने ऊपर अभी अभी करवाई, सॉरी, रे रिफ्रैक्शन ऊपर करवाया अभी। रे रिफ्रैक्शन क्या होता है बताओ? बताओ रे रिफ्रैक्शन क्या होता है साउंड वेव सर में? जब आई थिंक हाँ जी बताओ बताओ। जब साउंड वेव ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में, उसका ये है रे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं है, रे रिफ्रैक्शन है, पहले मैंने भी गलती की, रे रिफ्रैक्शन है। ये क्या होता है रे रिफ्रैक्शन? रे रिफ्रैक्शन एंड कंप्रेशन याद नहीं? अच्छा हाँ वो रेयर फ्रैक्शन है, और ये रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ वेव्स ड्यू टू मीडियम, चेंज इन मीडियम। एंड रेयर फ्रैक्शन होता है जब आपके पास, मैं क्या बताऊँ, आपसे पूछा था। जब साउंड पीछे जाता है और फिर जब आगे जाता है आगे वाले को रिफ्रैक्शन कहते हैं. नहीं नहीं, ये नहीं, जब साउंड वेव की, जब एयर मोलिक्यूल्स जो है ना एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जब एयर मोलिक्यूल्स में स्पेसिंग बढ़ जाती है, या फिर जब एयर मोलिक्यूल्स में लो प्रेशर रीजन बन जाता है, क्या बताओगे? when air molecules become far from each other, या फिर when air molecules, when there is a low pressure region between air molecules, सही है, ये बताएंगे हम लोग। जब एयर मोलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं उसे हम रेयर फ्रैक्शन कहते हैं, या फिर जब उनके दरमियान लो प्रेशर रीजन बन जाता है। यहाँ पे लो प्रेशर रीजन को आप डिस्क्राइब कर दोगे, जब लो प्रेशर रीजन बन जाता है, लो प्रेशर रीजन, ठीक है। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर ऑलराइट, ये मजे का क्वेश्चन है, ये मैं करवाऊंगा, ठीक है, मेरी बारी अब। शो द डॉल्फिन, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। The range of audible sound frequencies for a dolphin is 75 Hz to 1,40,000 Hz. एक डॉल्फिन जो है वो 75 हर्ट्ज से लेके 1,40,000 हर्ट्ज तक सुन सकती है। अब वाटर में स्पीड दी हुई है 1500 मीटर्स पर सेकेंड। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ साउंड इन वाटर दैट डॉल्फिन कैन हियर। हमें स्मॉलेस्ट वेवलेंथ चाहिए, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको करने के लिए ना सबसे पहले आपने क्या करना है कि फॉर्मूला लिख लेना है। सबको याद है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। आपको क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट वेवलेंथ चाहिए। सबसे पहले आप वेवलेंथ का फॉर्मूला बना लोगे। क्या करोगे? वेवलेंथ का फॉर्मूला बना लोगे, सही है, ओके। v ओवर एफ, ऐसा ही है ना? अच्छा तो ये हो गया। अब बेसिकली सुनना ध्यान से, आपको क्या चाहिए? आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए। अब स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, हम स्पीड को चेंज नहीं कर सकते, स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड को चेंज नहीं कर सकते। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका रिलेशन देखेंगे। लैम्डा का और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है बताओ? लैम्डा का और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है? इनवर्स. यस, इनवर्स रिलेशन है। अगर हमें लैम्डा सबसे छोटा चाहिए तो फ्रीक्वेंसी बड़ी लेंगे छोटी लेंगे? बताओ। फ्रीक्वेंसी, हाँ बड़ी लेंगे, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ओके, अब क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 1500, ठीक है, ओवर 1,40,000। अब इसे कैलकुलेटर में डालो और बताओ क्या आंसर आ रहा है फटाफट। कितना आसान क्वेश्चन था ना? बताओ क्या आंसर आ रहा है।
कोई बताओ क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, क्या आंसर आ रहा है इसका? इसका आंसर क्या आ रहा है? मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, मैं बता देता। विक्रम क्या आंसर आ रहा है इसका? 0.017। हाँ 0.017। अब क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिट नहीं दिया हुआ, लेकिन आपके डालोगे मीटर्स वाला, बिकॉज स्पीड मीटर्स पर सेकंड में है, ठीक है। अच्छा 0.0107 है, 0.17 है, मुझे क्लियर करो जरा। 0.017 है या फिर 0.0107 है? ये मेरे ख्याल किसी ने गलती की है। विक्रम आपका क्या आ रहा है? सर मैं तो यहाँ पे कैलकुलेटर की जो ऐप है मेरे लैपटॉप में हैंग ही करी जा रही है। चलो कोई और बता दो, अनुष्का आप बता दो। बस इससे कैलकुलेटर में डालना है क्या आंसर आ रहा है इसका। किसी ने कैलकुलेटर यूज किया है, किसी के पास है, किसी को यूज करना आता है, तो बस ये इक्वेशन डालो। 0.01, हाँ 0.0107 आ रही है। मैंने किसने बताया? 0.0107 आ रहा है भाई, 107 मीटर्स, ठीक है। अच्छा भाई ओके